जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो पीबी शैली के क्वेश्चन सेस थे यानी पार्ट 3 प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 लेकर चल रहे हैं। आप लोग जिस हिसाब से सहयोग कर रहे हैं हमारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहले से हमारे गाइड्स हैं वो लोग इन क्वेश्चंस का लाभ उठाएं, पढ़ें, ध्यान बार बार वीडियो देखें। और इतना हिंदी ट्रांसलेटेड हम इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। और जो लोग नए हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट ज़रूर में अपनी फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। 32 क्वेश्चन सुधीर के अरोरा की बुक्स का है। जूलियन एंड मैडोलो इज एन हीरोइक कपलेट। एक जो रचना थी इनकी जूलियन एंड मैडोलो, जो एक कन्वर्सेशन है जो 1819 में लिखा गया था। तो लिखा है एक हीरोइक कपलेट है एंड प्रेजेंट्स, और ये उपस्थित करता है कन्वर्सेशन, बातचीत उपस्थित करता है किसके किसके मध्य में, जूलियन एंड मैडोलो के मध्य में। मतलब एक हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, जूलियन और मैडोलो के मध्य में बातचीत उपस्थित करता है, इसमें बातचीत दिखाई गई है। और इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द पावर ऑफ मैन एंड पोटेंसी। और इसकी जो थीम है वो किस पर आधारित है, आदमी के, इंसान के पावर, पोटेंसी पर, ह्यूमन माइंड की पोटेंसी पर और आदमी के पावर पर इसकी थीम आधारित है। इन दिस पोएम, इस कविता में जूलियन एंड मैडोलो आर रिप्रेजेंटेड। इस कविता में जूलियन और मैडोलो जो है उपस्थित किए गए हैं किसके द्वारा, कीट्स के एंड बायरन रिस्पेक्टिवली, या शैली और कीट्स रेस्पेक्टिवली, या शैली और बायरन रेस्पेक्टली। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो जूलियन और मैडोलो हैं वो किसके प्रतिरूप हैं, शैली और बायरन के। किसके, शैली और बायरन के। प्रोमेथियस अनबाउंड इज ए लिरिकल ड्रामा। प्रोमेथियस अनबाउंड जो 1818 से 1820 के मध्य में लिखा गया एक लिरिकल ड्रामा है। दैट रिफ्लेक्ट्स, जिसका प्रभाव जो है, जिसकी झलक शैलीज के रिवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म, जिसमें जो शैली की जो क्रांतिकारी भावनाएं थी वो इसमें रिफ्लेक्ट हुई हैं, दिखाई दी हैं। किसमें, प्रोमेथियस अनबाउंड में। द हीरो प्रोमेथियस, जो इसमें नायक है प्रोमेथियस, वो रिप्रेजेंट्स उपस्थित करता है मैन काइंड को, मानवता को उपस्थित करता है। व्हाइल, जबकि जो, इसमें एक जो है, दी पर्सनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। जो प्रोमेथियस है वो मानवता का प्रतीक है, और जो है वो पर्सनिफिकेशन किसका है, मानवीकरण है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, मानवीय संस्थाओं का प्रतिरूप है। कौन, जो। इट इज रिटन इन 4 एक्ट्स, ये 4 एक्ट्स में लिखा गया है। रिफ्लेक्टिंग शैलीज, जिसमें शैली रिफ्लेक्टिंग मतलब शैली के किस उसके आधार पर लिखा गया है, रिफ्लेक्टिंग किया गया है शैली को। थर्स्ट फॉर लिबर्टी, शैली ने क्या मतलब रिफ्लेक्ट किया है, मतलब क्या इसमें थीम दी है इस प्रोमेथियस अनबाउंड में। तो लिबर्टी के लिए प्यास, थर्स्ट फॉर पावर, थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, थर्स्ट फॉर लिबर्टी। प्रोमेथियस अनबाउंड 1818 से 1820 के मध्य में लिखा गया एक लिरिकल ड्रामा, जिसमें शैली ने क्रांतिकारी भावनाओं को अपने उजागर किया है, और मानवता का प्रतीक इसमें प्रोमेथियस है। वहीं ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस का प्रतीक इसमें जॉ है। क्या इसमें इन्होंने थीम दी है, तो थर्स्ट फॉर लिबर्टी, आज़ादी के प्रति प्रेम का जो विषय है, इसमें प्रोमेथियस अनबाउंड में अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है शैली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, Because my father's honors did demand my father's death। ये लाइन किससे आई हुई, दीज लाइन्स आर फ्रॉम ए ट्रेजेडी। ये लाइन एक ट्रेजेडी से आई हुई है। इन ब्लैंक वर्स, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई ट्रेजेडी, उससे ये लाइन आई गई है। और उस ट्रेजेडी में कितने हैं, 5 एक्ट्स हैं, आप उसको पहचान के बताइएगा। तो ट्रेजेडी जो है आप लोग जान गए होंगे, ट्रेजेडी मतलब ए ऑप्शन सही है। सेंसी जो है 5 एक्ट्स में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। ट्रेजेडी है
पोयम, और उसी की लाइन है बिकॉज माई फादर, क्योंकि मेरे पिता अनर्स सम्मान करते हैं, डिड डिमांड माइन फादर्स डेथ। नेक्स्ट 35, इफ इट प्रेजेंट्स प्लेटोनिक लव ऑफ शैली, इसमें कौन सी वो पोयम है जिसमें शैली का प्लेटोनिक लव जो है वो उपस्थित हुआ है। हु स्पीक्स ऑफ इमिलिया विवेनी, जिसमें उन्होंने कहा है किससे, इमिलिया विवेनी, कौन सी पोयम है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। एपिप्साइचिडियन में इन्होंने प्लेटोनिक लव इनका उपस्थित हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, जिसमें उन्होंने इमिलिया विवेनी से किया है प्लेटोनिक लव। किसमें? एपिप्साइचिडियन में इन्होंने अपना प्रेम प्लेटोनिक लव प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, विच पोएम इज द ट्रेजेडी ऑफ आइडलिस्ट हु सीक्स इन रियलिटी द काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडल, कौन सी कविता जो आदर्शवादिता की ट्रेजेडी है, जिसमें वो ढूंढते हैं, आदर्शवादिता की ट्रेजेडी है और ढूंढते हैं रियलिटी में द काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडल, अपने आदर्शों को वो रियलिटी में ढूंढते हैं। तो ये कौन सी? ए एलास्टर में। एलास्टर एक ट्रेजेडी है, किसकी है? आइडलिस्ट मतलब आदर्शवादी की ट्रेजेडी है, और जिसमें वो ढूंढता है वास्तविकता में काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडियल, अपने आदर्शों को ढूंढता है वास्तविकता में। अगला है दी अदर टाइटल ऑफ एलास्टर, जो 1816 में लिखा गया। एलास्टर का दूसरा नाम बताइएगा। तो कई बार ये नाम आया है। क्वेश्चन ए, इसका दूसरा नाम है स्प्राइट ऑफ सॉलिट्यूड। क्या नाम है दूसरा एलास्टर का? सॉलिट्यूड, स्प्राइट ऑफ सॉलिट्यूड, जिस कविता में आदर्शवादी एक ट्रेजेडी है, जिसमें वास्तविकता में वो ढूंढता है मृत्यु का कारण। अगला है क्वेश्चन, द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमेबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन, लाइन पर ध्यान दें। द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमेबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट, हुज वर्ड्स आर दीज एंड अबाउट होम, ये शब्द किसके हैं और किसके बारे में हैं? तो ये शब्द जो हैं वो बायरन के हैं, शैली के बारे में। क्या बायरन साहब ने शैली के बारे में क्या लिखा है? मोस्ट जेंटल, बहुत सज्जन, मोस्ट एमेबल, बड़ा आशावादी, बड़ा एमेबल, मित्रवत, एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन, और कम से कम पूरे संसार का ज्ञान रखने वाला, आई एवर मेट, मैं कभी उससे मिला। तो ये बायरन साहब ने कहा है, बड़ा सज्जन व्यक्ति, बड़ा मित्रवत व्यक्ति, शायद ही संसार का पूरे माइंडेड ज्ञान रखने वाला, मैं कभी उससे मिला था। ये शब्द बायरन ने शैली के बारे में कहे हैं। बायरन बहुत अच्छी ये लाइंस कही हैं शैली के लिए। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ द बेस्ट लिरिकल ड्रामा, ये एक बहुत अच्छा ड्रामा है, सर्वोत्तम ड्रामा, लिरिकल ड्रामा है, जो दिखाता है शैली का क्रांतिकारी रूप अच्छी तरीके से, मतलब इंथुसियाज्म में उनकी क्रांतिकारी जो उत्तेजना है वो दिखाता है इस लिरिकल ड्रामा में। अभी आया हुआ था, कौन सा है आप बताइएगा? प्रोमथियस अनबाउंड। प्रोमथियस अनबाउंड 1818 से 1820 में लिखा गया, आपने देखा, जिसमें थर्स्ट फॉर लिबर्टी है, 4 एक्ट में है। इसमें जो है जो प्रोमथियस है वो प्रोमथियस है वो मानवता का प्रतीक है, और जो जॉब है वो ह्यूमन इंस्टीट्यूट्स का प्रतीक है। ये शैली साहब ने अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को इसमें ओतप्रेत किया है। एपिप्साइचिडियन सेलिब्रेट्स, एपिप्साइचिडियन जो अभी अभी पोएम आई थी, इसमें काहे का सेलिब्रेट हुआ है? तो प्लेटोनिक लव, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है एडोनेस इज ए थ्रोन्डी ओवर द डेथ ऑफ द पोएट। एडोनेस एक ट्रेजेडी है, एलेजी है, किसकी मृत्यु पर? तो कीट्स की मृत्यु पर। बहुत अच्छी पोएम है, बड़ी फेमस है, 1821 में लिखी गई। अब नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ। वर्ड्सवर्थ पाते हैं, शैली खोते हैं स्वयं को, किसमें? प्रकृति में। वर्ड्सवर्थ पाते हैं, शैली प्रकृति में स्वयं को खो जाते हैं। वर्ड्सवर्थ तो पाए जाते हैं नेचर में, शैली तो बिल्कुल खो ही जाते हैं प्रकृति में। ये कमेंट किसने किया है? ये कंपोर्ट रिकेट ने किया है। किसने किया? सॉरी, कंपोर्टेन रिकेट ने किया है, हडसन ने किया है, एल्बर्ट ये किया है, लॉन्ग साहब ने। किसने किया है? लॉन्ग साहब ने। कि वर्ड्सवर्थ तो पाए जाते हैं, शैली तो स्वयं को खो देते हैं प्रकृति में, ऐसा लॉन्ग साहब कहते हैं। अगला है ऑन हुज ग्रेव
ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेम्पेस्ट इनस्क्राइब। टेम्पेस्ट के से ये लाइन जो हैं हुज ग्रेव ली गई हैं, कौन सी? नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ये लाइन जो है ऑन हुज ग्रेव, किसकी ग्रेव, किसकी कब्र पर लिखी गई हैं? ये टेम्पेस्ट से लाइन ली गई, इंस्क्राइब हैं, कौन सी? नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेड बट डथ सफ़र ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ये शैली की कब्र पर लिखी गई है। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। नेक्स्ट है द ग्रीक नेम फॉर ए वेंजफुल। वेंजफुल डेमन के लिए एक ग्रीक नेम दैट ड्राइव द विक्टिम ऑफ द डिजर्ट प्लेसेस। मतलब एक वेंजफुल डेमन के लिए ग्रीक नेम क्या होगा? जो ड्राइव करता है विक्टिम माने शिकार टू द डिजर्ट प्लेसेस। जो डेमन जो है मरुस्थली स्थानों में शिकार करता है, ऐसे वेंजफुल डेमन के लिए ग्रीक में क्या नाम लिया जाता है? तो ऐसे के लिए नाम लिया जाता है एलास्टर। जो मरुस्थली मैदानों में शिकार करता है और वेंजफुल डेमन कहलाता है, उसका नाम वहाँ कहा जाता है ग्रीक भाषा में एलास्टर। अगला है ट्रेम्फ ऑफ लाइफ इज शैलीज। ट्रेम्फ ऑफ लाइफ शैली की क्या है? अनफिनिश्ड पोएम है, कई बार ये आई है। अगला है अगला कोटेशन है, बताइएगा किसने लिखा है? शैली इज ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल। शैली जो है एक सुंदर और इनफेक्चुअल एंजल है। बीटिंग इन दी वॉइड, जो बीटिंग हो जाते हैं किसमें? वॉइड में। हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, और जिनके पंख जो हैं वो घृणा से भरे हैं, बीट और वॉइड में पीटे गए हैं। ये कमेंट किया गया है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है शैली एक सुंदर और इनइफेक्चुअल एंजल हैं जो वॉइड में पीटे जाते हैं, और हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, और उनके जो प्यारे पंख हैं, ल्यूमिनस पंख हैं, वो घमंड से भरे हुए हैं। तो शैली ने इनको सुंदर और इनफेक्चुअल देवदूत कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है शैली को सुंदर और इनइफेक्चुअल एंजल। नेक्स्ट है 47 ए पोएम वाज द इमेज ऑफ लाइफ। एक कविता जो है एक इमेज होती है जीवन की, और जो एक्सप्रेस्ड करती है इटर्नल ट्रूथ, जिसमें इटर्नल ट्रूथ में मतलब आंतरिक सुंदरता में जीवन की इमेज एक्सप्रेस करती है पोएम। एंड पोट्री इज द एक्सप्रेशन, या तो ये एक ए पोएम इज द इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इटर्नल ट्रूथ, या पोट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। या तो कविता कल्पना का एक्सप्रेशन होती है, या कविता जीवन का इमेज होती है जिसमें इटर्नल ट्रूथ एक्सप्रेस किया जाता है। ये कहा है शैली साहब ने, ये कविता की परिभाषा डिफिनेशन दी है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 इमेजिनेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल गुड। कल्पना एक महान यंत्र है, शस्त्र है नैतिक अच्छाई का। मोरल गुड मतलब इमेजिनेशन इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल गुड। ए मैन टू बी ग्रेटली गुड, एक आदमी जो है महान रूप से अच्छा है, मस्ट इमेजिन इंटेंसली एंड कम्प्रेहेंसिवली हु सेड, ये किसने कहा है? कल्पना एक महान शस्त्र है मोरल अच्छाई का, और एक आदमी ग्रेटली गुड, एक आदमी बहुत अच्छा हो सकता है यदि वो इमेजिन करने लगे। किसमें? अगर वो इमेजिन करता है किस प्रकार से? कम्प्रहेंसिवली और इंटेंसली, तो वो आदमी और भी महान हो सकता है। ये किसने कहा है? शैली साहब ने कहा है। बहुत अच्छा कल्पना का। अगला है पोट्री इज ए इंडीड समथिंग डिवाइन। कविता जो है सचमुच कुछ न कुछ डिवाइन होता है। कविता सचमुच कुछ डिवाइन होती है। इट इज एट वंस द सेंटर एंड सरकमफिरेंस ऑफ नॉलेज, और ये केंद्र या परिधि होती है ज्ञान की। वाह, क्या कविता के बारे में लिखा है। पोट्री जो है, काव्य जो है, सचमुच कुछ डिवाइन होता है, और ज्ञान का ये सेंटर यानी केंद्र या परिधि होती है। ये भी शैली साहब ने इस कविता, ये पोट्री की परिभाषा दी है। पोट्री ने ज्ञान की परिधि पोट्री को बताया है। किसने?
सैली साहब ने। नेक्स्ट है पोट्री इज दैट फॉर्म, कविता वह रूप है विच आल स्प्रिंग एंड दैट विच एडॉर्न्स आल, सभी बसंत ऋतुएं यहीं आके एडॉर्न्स होती हैं, फूलती हैं। पोट्री वह रूप है जिसमें स्प्रिंग एंड दैट विच एडॉर्न्स आल, या पोट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द वेजिटेशंस टू द डिग्निटी ऑफ मैन। ये किसने कहा है? सैली ने कहा है। पोट्री रिडीम्स फ्रॉम डीके द वेजिटेशंस टू द डिग्निटी ऑफ मैन, ये भी कहा है किसने? सैली साहब ने कहा है। कविता रिडीम्स होती है किससे? डीके से रिडीम्स होती है, और द वेजिटेशंस टू द डिग्निटी ऑफ मैन, और मैन की डिग्निटी को वो वेजिटेशंस करते हैं। अगला, पोएट्स आर द मिरर ऑफ ए जिगेनेटिक, कवि जो होते हैं वो एक मिरर होते हैं किसके? जिगेनेटिक शैडोज, मतलब जिग्नेटिक छायाओं के वो मिरर होते हैं विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट, और जिससे फ्यूचरिटी भविष्य जो है फेंका जाता है, प्रेजेंट वर्तमान पर भविष्य की आशाएं दिखाई जाती हैं। कभी लोग स्वप्न होते हैं, मिरर होते हैं जिग्नेटिक शैडोज की, आने वाली छायाओं की। पोएट्स आर दी एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एक्नॉलेज लेजिस्लेचर होते हैं पोएट्स लोग। संसार के एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर पोएट्स को किसने बताया है? सैली साहब ने बताया है। कवियों को मिरर किसने बताया है? जिग्नेटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट, वर्तमान में भविष्य की परछाई दिखाने वाले कवि होते हैं, ये कहा है सैली साहब ने। नेक्स्ट, हु कॉन्सिडर्स डिफेंस, हु कॉन्सिडर्स, कौन बातचीत करता है डिफेंस ऑफ पोट्री की, एज द प्रोफाउंडेस्ट एसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफाउंडेंस निबंध की तरह डिफेंस ऑफ पोट्री की कौन बात करता है अंग्रेजी भाषा में? तो बात करते हैं हर्बर्ट रीड। कौन बात करता है? हर्बर्ट रीड जो हैं वो डिफेंस ऑफ पोट्री को प्रोफाउंडेस्ट निबंध की तरह अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं, वो हैं रॉबर्ट रीड। नेक्स्ट, सैली रोट ए डिफेंस ऑफ पोट्री, सैली ने डिफेंस ऑफ पोट्री लिखा है एज रिप्लाई, उत्तर देते हुए, टू द चार्ज मेड अगेंस्ट पोट्री, किसका उत्तर देते हुए? चार्ज मेड अगेंस्ट पोट्री का, चार्ज मेड अगेंस्ट पोट्री का उत्तर देते हुए सैली ने डिफेंस ऑफ पोट्री नामक पोएम लिखी है। तो इसमें ऑप्शन किसके द्वारा ये चार्ज मेड अगेंस्ट पोट्री लिखा गया था? तो ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसमें सही है। क्या? थॉमस लव पीकॉक इन द 4 एजेस एट पोट्री, थॉमस लव पीकॉक इन द 4 एजेस एट पोट्री का जवाब देते हुए डिफेंस ऑफ पोट्री सैली ने लिखा है। नेक्स्ट है द पोएट इज ए सेमी बर्बेरियन इन ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी, कवि जो है एक सेमी बर्बेरियन है, एक सभ्य समुदाय के लिए कवि जो है थोड़ा बारबेरियन है, बर्बर है, ये कहा है लव पीकॉक में कहा गया है। किसमें कहा गया है? लव पीकॉक में। एक सभ्य समाज के लिए कवि जो है थोड़ा सेमी बारबेरियन है। नेक्स्ट है सैलीज द डिफेंस ऑफ, सैली का डिफेंस जो है वो दिखाता है द इन्फ्लुएंस ऑफ, किस, जो सैली का डिफेंस है उस पर किसका प्रभाव है? उस पर प्रभाव है प्लेटो एंड सिडने के एपोलॉजी का। ना अरस्तू के एपोलॉजी का प्रभाव है, ना सुकरात की एपोलॉजी का प्रभाव है। प्रभाव है तो प्लेटो और सिडने की एपोलॉजी का प्रभाव है सैली के डिफेंस पर। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर, ए पोएट पार्टिसिपेट्स इन द इटर्नल, कवि जो है पार्टिसिपेट करता है इटर्नल में, द इन्फिनिट अनिश्चित में, एंड द वन और किसी का, एज फार एज इट रिलेट्स टू हिज कंसेप्शंस टाइम एंड प्लेस एंड नंबर डू नॉट, और जहाँ तक रिलेट्स है संभवतः हिज कंसेप्शंस में, उसका टाइम और प्लेस एंड ए नंबर डू नॉट। हु सेड, ये कहा है सैली साहब ने। कवि जो है वो इटर्नल अनिश्चित में पार्टिसिपेट करता है
और जहाँ तक यहाँ संबंधित है उसके कंसेप्शन से संबंधित होता है, कवि के उसके समय से संबंधित होता है और उसके स्थान से संबंधित होता है। नंबर डू नॉट, जो दूसरों के साथ नहीं होता है। मतलब जो कवि जो अपना इटर्नल प्रेम पार्टिसिपेट करता है वो उस समय का उसके विचार क्या हैं, उसका समय क्या है, प्लेस के हिसाब से उसके विचार आते हैं। ये शैली साहब ने कहा, सही बात कही है। अब नेक्स्ट है, टू परफॉर्मर्स ऑफ यूकेल स्किल विल प्रोड्यूस अनयूकेल इफेक्ट्स फ्रॉम ए गिटार एंड ए हार्प। हु सेड? दो परफॉर्मर समान चतुराई के दो परफॉर्मर्स जरूर ही प्रोड्यूस करेंगे अनयूकिल इफेक्ट्स। मतलब दो समान बुद्धि के परफॉर्मर्स जरूर ही असमानता से प्रभाव डालेंगे। दो समान बुद्धि के अगर कोई परफॉर्मर्स हैं वो जरूर है असमान प्रभाव डालेंगे फ्रॉम ए गिटार एंड ए हार्प। मतलब गिटार बजवाओ चाहे हार्प बजवाओ और एक समान चतुराई के हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है असमान होगा, चाहे गिटार चाहे हार्प पे। कहने मतलब चतुराई भले ही एक समान हो लेकिन लोगों का परफॉर्म जरूर असमान होता है, ऐसा शैली साहब का विचार है। अगला है, पोट्री इज एवर एकम्पनीड विद द प्लीजर। कविता जो है सदैव प्रसन्नता की कंपनी करती है। ऑल स्प्राइट ऑन हुज इट्स फॉल अपॉन थीम देम सेल्वेज टू रिसीव टू विजडम विच इज मिंगल्ड विद इट्स डिलाइट। कविता जो है कभी जो है प्रसन्नता की कंपनी करती है और सभी आत्माएं जो इस पर गिरती हैं स्वयं टू रिसीव द विजडम बुद्धिमानी को पाती हैं, विच इज मिंगल्ड विद इट्स डिलाइट। और जो जितनी बुद्धि गिरती हैं आत्माएं वो भी इसमें प्रसन्न होती है, शैली साहब ने कहा है। 59 ए पोएट इज नाइटिंगल। कवि जो है एक बुलबुल है। हु सिट्स इन ए डार्कनेस, जो डार्कनेस पर बैठता है। एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सैलिट्यूड, और वो गाता है जीत की बातें। विद स्वीट साउंड्स, मीठी मीठी आवाज़ के साथ में। कवि एक बुलबुल है जो डार्कनेस में बैठता है और गाता है ओन सैलिट्यूड के बारे में मधुर आवाज़ में। ये कहा है शैली साहब ने। 60 क्वेश्चन नंबर 62 लास्ट। द आइडियाज ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलेसेंस। जो शैली के विचार हैं वो सदैव ही मेरे लिए एडोलेंस के विचार लगते हैं, दिखाई देते हैं, क्योंकि देयर इज ए एवरी रीजन, केवल इस सदैव यही एक रीजन रहा वाई दे शुड बी, क्यों ऐसा है, यही एक कारण है कि वो क्यों ऐसा है। ये कमेंट किसने किया है? ये कमेंट टी.एस. इलियट ने कहा है। शैली के विचार सदैव ही हमें प्रतीत होते हैं, एडोलेसेंस के विचार प्रतीत होते हैं, इसीलिए सदैव ये रीजन रहा वाई दे शुड बी, ऐसा क्यों, और मैं सदैव यही सोचता रहा ऐसा क्यों है, ये कहा है टी.एस. इलियट ने। और सुधीर के अरोरा बुक की जो लास्ट क्वेश्चन है 61, हु कॉल्ड शैली एन इनइफेक्चुअल एंजल। ब्यूटीफुल और एन इनइफेक्चुअल एंजल किसने कहा है शैली को? कई बार आपने पढ़ा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है एन इनइफेक्चुअल एंजल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए धन्यवाद जो हमारा वीडियो देखा। शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं अगर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।